अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक होगा इट विल बी रिगार्डिंग कंबाइंड गैस इक्वेशन एंड आइडियल गैस इक्वेशन। कंबाइंड गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। अगर मैं ये कहूँगा कि इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो गलत नहीं होगा, बिकॉज आइडियल गैस की इक्वेशन जो है इसकी जो एप्लीकेशन है, इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा आप देखोगे इस यूनिट में, ठीक है, और आगे भी। तो कंबाइंड गैस इक्वेशन जो है, ये सबसे पहले हम देखेंगे कंबाइंड गैस इक्वेशन क्या होती है। कंबाइंड गैस इक्वेशन जो है, इससे पहले थोड़ा सा मैं आइडिया आपको फिर दूंगा जो हमने पढ़े इससे पहले गैस लॉज में आपने पढ़ा है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, या फिर एवोगैड्रोस लॉ या गै-लुसाकस लॉ। उसमें हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं डिफरेंट रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ गैस। आप वहां पे एक पैरामीटर को चेंज करके दूसरे पैरामीटर पे उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो आप देखते हो वहां पे रिलेशन। लेकिन उस टाइम आप बाकी दो चीजें कॉन्स्टेंट रखते हो। मीन्स अगर आप बॉयल्स लॉ देखोगे, बॉयल्स लॉ में आप क्या करते हो, आप वहां पे प्रेशर को चेंज करते हो, देखते हो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। उस टाइम टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स क्या रहते हैं, कॉन्स्टेंट। ऐसे फिर चार्ल्स लॉ में आप क्या करते हो, आप वहां पे टेम्परेचर को चेंज करते हो, लेकिन प्रेशर उस टाइम क्या रखते हो, कॉन्स्टेंट। देखते हो वॉल्यूम कैसे चेंज हो जाता है। तो ये कंबाइंड गैस इक्वेशन है। कंबाइंड गैस इक्वेशन में क्या होता है, ये एक ऐसी गैस इक्वेशन है, ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें हम देखते हैं साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस। मीन्स अगर आप टेम्परेचर भी चेंज करोगे, अगर आप प्रेशर भी चेंज करोगे, उस टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज करने से वॉल्यूम ऑफ गैस कैसे चेंज होगा उसके बारे में जो इक्वेशन है, उसी इक्वेशन को हम नाम क्या देते हैं, कंबाइंड गैस इक्वेशन। सो व्हाट इज कंबाइंड गैस इक्वेशन? इट इज एन इक्वेशन which describes or which gives the effect of simultaneous effect of change in temperature and pressure on the volume of gas. तो हम इसकी definition लिखेंगे ऐसे, it is an equation which gives the simultaneous effect of change in temperature and pressure on the volume of gas, जो ये गैस होगा कोई, उस गैस के वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर आप साइमल्टेनियसली चेंज करोगे टेम्परेचर भी और प्रेशर भी। तो जो इक्वेशन वहां पे बनती है उसको हम कहते हैं कंबाइंड गैस इक्वेशन, ठीक है। अब जो कंबाइंड गैस इक्वेशन है, कैसे हम यहाँ पे इसको डिराइव करेंगे, कंबाइंड इक्वेशन कैसे हम डिराइव करेंगे, देखिए उसके लिए सबसे पहले सपोज हम लेंगे एक गैस, ठीक है, हम ये गैस कंसिडर करेंगे। उस गैस का कुछ वॉल्यूम होगा, सपोज दैट वॉल्यूम हम लिखेंगे वहां पे कुछ है V1। उसके बाद उसका कुछ प्रेशर होगा उस टाइम, सपोज दैट इज P1, और उसका कुछ टेम्परेचर होगा, सपोज दैट इज T1। सपोज ऐसे है, एक गैस है, वी कंसिडर ए गैस, उसका जो वॉल्यूम है वहां पे दैट इज V1, उसका जो वॉल्यूम है दैट इज V1, और उसका जो प्रेशर है सपोज दैट इज P1, और उसका जो टेम्परेचर है दैट इज T1, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम वहां पे उस गैस को चेंज करेंगे। उसमें हम चेंज करेंगे क्या, उसमें हम टेम्परेचर भी चेंज करेंगे, उसमें हम प्रेशर भी चेंज करेंगे, ठीक है। हम वहां पे करेंगे चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, हम टेम्परेचर भी चेंज करेंगे, वहां पे प्रेशर भी चेंज करेंगे। और उस टाइम सपोज वहां पे ऑब्वियसली वहां पे वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। सपोज वो वॉल्यूम वहां पे बन जाएगा V2, और जो हमने प्रेशर चेंज किया था यहाँ पे P1 था, सपोज वो बन गया P2, और जो हमने टेम्परेचर चेंज किया पहले T1 था, क्या बन गया वहां पे T2। ये एक कंडीशन है, ये गैस की कंडीशन है। सपोज दिस इज कंडीशन फर्स्ट, सपोज दिस इज कंडीशन सेकंड, दिस इज कंडीशन। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे गैस लिया, उसका वॉल्यूम था V1, प्रेशर था P1 और टेम्परेचर था T1। उसको हमने टेम्परेचर भी चेंज किया, प्रेशर भी चेंज किया। सपोज वो टेम्परेचर बन गया फ्रॉम T1 टू T2, प्रेशर बन गया फ्रॉम P1 टू P2, और ऑब्वियसली वहां पे वॉल्यूम भी चेंज हो गया, सपोज दैट वॉल्यूम चेंज फ्रॉम V1 टू V2। अब जो ये कंडीशन है, इस कंडीशन फर्स्ट से कंडीशन सेकंड में, ये तो होगी डायरेक्ट अगर हम करेंगे इसमें चेंज ऐसे, लेकिन हम इसको इनडायरेक्टली करेंगे। इनडायरेक्टली क्यों करेंगे, बिकॉज हम अलग अलग इस पे लॉज अप्लाई करेंगे, वो आप देखेंगे अभी। सपोज पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये इनिशियल कंडीशन है, उसका वॉल्यूम है V1, उसका प्रेशर है P1, उसका जो टेम्परेचर है दैट इज T1। मैं करूंगा काम ऐसे, केस वन, ये केस फर्स्ट, उसमें मैं करूंगा काम, लेट द प्रेशर ऑफ गैस इज चेंज, ठीक है। हम प्रेशर को चेंज करेंगे, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट,
कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये कंडीशन है V1 P1 T1, हम यहाँ पे प्रेशर को चेंज करेंगे। ठीक है, अब हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे, तो हमें पहुंचना है फाइनली यहाँ पे, लेकिन हम इसको इनडायरेक्ट मेथड से जाएंगे। हम यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे पहले, ठीक है, और हम करेंगे काम एंड नंबर ऑफ मोल्स जो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, वो भी हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या किया, प्रेशर हम चेंज करेंगे गैस का, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट होगा। सपोज हम करेंगे ऐसा काम, यहाँ पे जो प्रेशर था P1, सपोज ये प्रेशर जो है ये बन गया फ्रॉम P1 टू P2, प्रेशर यहाँ पे चेंज हुआ टू P2। ठीक है, जो यहाँ पे वॉल्यूम है दैट इज V1। अब जो वॉल्यूम भी चेंज होगा, आपको प्रेशर यहाँ पे आपको पता है प्रेशर चेंज करने से वॉल्यूम भी चेंज होगा। सपोज दिस V1 इट गेट्स चेंज टू Vx। हम यहाँ पे V2 डायरेक्ट नहीं लाते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनडायरेक्ट मेथड से यहाँ पे पहुंचेंगे। सो ये V1 किस पे यहाँ पे पहुंचा, सपोज इट विल चेंज टू Vx। अब यहाँ पे आपको पता है जब प्रेशर आप चेंज करोगे वॉल्यूम चेंज होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा बॉयलर्स लॉ। सो इट इज अकॉर्डिंग टू बॉयलर्स लॉ, तो बॉयलर्स लॉ से क्या होगा, यहाँ पे रिलेशन क्या है आपको पता है, वहां पे आपने पढ़ा है बॉयलर्स लॉ में P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, और वहां पे आपने पढ़ा है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, या P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। सो यहाँ पे क्या होगा फिर, इट विल बी लाइक दिस P1, ठीक है, पहले प्रेशर था P1 और वॉल्यूम क्या था, इट वाज V1। सो P1 V1 इज इक्वल टू जो प्रेशर आपका यहाँ पे आया दैट इज P2। ठीक है, और वहां पे वॉल्यूम किस में चेंज हो गया, इट गॉट चेंज टू Vx। सो रिलेशन बनेगी यहाँ पे P1 V1 इज इक्वल टू P2 Vx, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ अगर आप Vx निकालेंगे, Vx इज इक्वल टू ये बनेगा P1 V1 डिवाइडेड बाय P2। ये रिलेशन है, बिकॉज Vx को आप ऐसे रखोगे, सो इट विल बिकम P1 V1 डिवाइडेड बाय P2। इसको आप नाम देंगे, सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। आपने क्या किया, आपने पहले यहाँ पे प्रेशर को चेंज किया, प्रेशर चेंज करते करते आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखा, तो आपको पता है वहां पे अप्लाई होगा बॉयलर्स लॉ। आपने क्या किया, बॉयलर्स लॉ में आपको पता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, बिकॉज PV क्या होता है वहां पे कांस्टेंट। तो इस केस में यहाँ पे ऐसे भी कहते हो, P1 आपका इनिशियल प्रेशर था और वॉल्यूम आपका इनिशियल था V1, सो P1 V1 इज इक्वल टू P2 आपका फाइनल बन गया प्रेशर जब आपने प्रेशर को चेंज किया, और वॉल्यूम सपोज हमने वहां पे V1 से किस में चेंज किया, सपोज वो क्या बन गया Vx। तो ये बन गया P1 V1 इज इक्वल टू P2 Vx, और Vx आपका इसके बराबर आ गया। ठीक है, उसके बाद केस सेकंड, अब हम करेंगे काम। अब हमारे पास जो केस है, अब हमारे पास है क्या, असल में जो हमारे पास गैस है उसका जो प्रेशर है इस टाइम दैट इज P2। गैस का प्रेशर यहाँ पे क्या है, अब बन गया यहाँ पे P2। ठीक है, और उसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या है इस टाइम दैट इज Vx। गैस का प्रेशर इस टाइम P2 है, वॉल्यूम क्या है वहां पे Vx। अब हम करेंगे काम, यहाँ पे हम चेंज करेंगे, लेट देयर इज चेंज इन। अब हम यहाँ पे चेंज क्या करेंगे, सपोज वी विल चेंज टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, अब दो चीजें यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगी। कांस्टेंट क्या रहेगा, प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, और नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे यहाँ पे कांस्टेंट। प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स हम रखेंगे यहाँ पे कांस्टेंट। ठीक है, अब आपको पता है जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको ये भी पता है टेम्परेचर क्या है हमारे पास, अभी T1 है, बिकॉज इस केस में हमने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया था, हमने टेम्परेचर रखा था कांस्टेंट। ठीक है, सो इस टाइम जो टेम्परेचर हमारे पास है दैट इज T1। अब जो टेम्परेचर चेंज हो गया, सपोज ये टेम्परेचर बन गया हमारे पास, सपोज दिस इज, ये आपका यहाँ पे टेम्परेचर बन गया T2, और जो प्रेशर आपका है वो अगेन अभी P2 ही है, और जो वॉल्यूम है वो वहां पे Vx था। पहले हमने जब टेम्परेचर चेंज किया, प्रेशर कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। आपको पता है चार्ल्स लॉ में हम कहते हैं जब आप टेम्परेचर को चेंज करते हो कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम भी क्या होता है, चेंज होता है। सपोज अब वो वॉल्यूम है वो Vx से क्या बन गया, सपोज दैट इज V2, अब वॉल्यूम बन गया V2। ठीक है, बिकॉज प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट, ये भी P2 यहाँ से भी होगा, प्रेशर यहाँ पे P2 ही रहेगा। ठीक है, आपने चेंज क्या किया, टेम्परेचर T1 से T2, ऑब्वियसली वहां पे वॉल्यूम भी चेंज होगा, सपोज फ्रॉम Vx टू V2। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ आपको पता है, चार्ल्स लॉ में रिलेशन जो होती है वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन। वहां पे हम कहते हैं टेम्परेचर जितना आप इंक्रीज करोगे उतना वॉल्यूम भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो अब यहाँ पे रिलेशन कैसे बनेगी, फिर उसमें आपको पता है, अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पे बोलूंगा आपको, चार्ल्स लॉ में V से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और उसमें हम ऐसे भी कहते हैं V डिवाइड बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट। बिकॉज आप इसको ऐसे बनाते हो, असल में V इज इक्वल टू K इंटू T, फिर V डिवाइड बाई T ये क्या बन जाता है, कांस्टेंट। फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं V1
डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2। दिस इज चार्ल्स इक्वेशन, ये आपने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। अब यहाँ पे V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। V1 यहाँ पे होता है इनिशियल वॉल्यूम, T1 होता है इनिशियल टेम्परेचर। अब इनिशियल वॉल्यूम, हमारे पास वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, इट इज Vx, तो ये बनेगा Vx डिवाइड बाई T1। T1 होता है इनिशियल टेम्परेचर, इस टाइम हमारे पास टेम्परेचर क्या है, इट इज T1, सो इट विल बी Vx डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे आता है V2 डिवाइड बाई T2। अब V2 होता है फाइनल वॉल्यूम, हमारा यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम क्या है, इट इज V2, ठीक है, डिवाइड बाय फाइनल टेम्परेचर दैट इज T2, ठीक है। सो दिस इज चार्ल्स इक्वेशन। अब यहां से हम फिर निकालेंगे Vx का वैल्यू, और वी कैन राइट Vx इज इक्वल टू, इस Vx का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो T1 को आप यहां पे लेंगे, इट विल बी V2 डिवाइड बाय T2 इनटू T1, ये आपका यहां पे बनेगा Vx का वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज सपोज इक्वेशन सेकंड। आपने पहले केस में क्या किया, केस फर्स्ट में आपने वहां पे प्रेशर को वहां पे चेंज किया, टेम्परेचर रखा कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स रखा कांस्टेंट, तो वहां पे बॉयलिंग लॉ अप्लाई होगा, सो इट विल बी P1 V1 इज इक्वल टू P2 Vx। Vx आप निकालोगे तो ये इक्वेशन आ जाती है। सेकंड केस में आप क्या करोगे, आप टेम्परेचर चेंज करोगे, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स क्या रखोगे कांस्टेंट, तो वहां पे आएगा चार्ल्स लॉ, तो वो बनेगा Vx बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, और आपका Vx आएगा इसके बराबर, ठीक है। इसके बाद अब क्या करोगे, आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट में Vx इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइड बाई T2, ठीक है। इक्वेशन सेकंड में Vx इज इक्वल टू V2 इंटू T1 डिवाइड बाई T2। अब ये भी Vx का वैल्यू है, ये भी Vx का वैल्यू है, तो अगर आप देखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसका मतलब Vx ये भी Vx, तो ये तो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। सो वो मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। सो हम इसको ऐसे देखेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अब इक्वेशन फर्स्ट में Vx किसके बराबर है, P1 V1 डिवाइडेड बाई P2, ये है Vx इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइड बाई P2। इक्वेशन सेकंड में Vx किसके बराबर है, V2 T1 डिवाइड बाई T2, सो इट विल बी V2 T1 डिवाइड बाई T2, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, और वी कैन राइट, आप एक काम करेंगे, इस P2 को यहाँ पे लाइए, आप T1 को यहाँ पे लाइए, सो इट विल बी P1 V1 डिवाइड बाई इस T1 को यहाँ पे लाइए, T1 इज इक्वल टू इस P2 को यहाँ पे लीजिए आप, इट विल बी P2 V2 डिवाइड बाई T2। तो ये आपकी जो इक्वेशन है P1 V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाई T2, इसी को हम नाम देते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल एज कंबाइंड गैस इक्वेशन, कंबाइंड गैस इक्वेशन। इसका आप देखोगे आराम से, यहाँ पे आपका इनिशियल प्रेशर जो था यहाँ पे P1, इनिशियल वॉल्यूम V1, इनिशियल टेम्परेचर T1, और फाइनली हमें क्या मिला है, प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2। इसका मतलब है अगर आप प्रेशर भी चेंज करोगे, सपोज आपका प्रेशर यहाँ पे P1 था, आपने प्रेशर भी चेंज किया, बन गया P2, टेम्परेचर भी चेंज करोगे तो वो T1 से क्या बन गया, T2। वहां पे जो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा वो आप आराम से इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। सो वही हमने कहा था, आप यहाँ पे देखते हो, जो अगर आप चेंज आप करोगे टेम्परेचर में भी और प्रेशर में भी, वॉल्यूम वैसे वहां पे कैसे चेंज होगा, इस इक्वेशन से आपको वैल्यू मिलेगा। मीन अगर आपके पास ये टोटल 6 पैरामीटर्स है, 1 2 3 4 5 6, इसमें से अगर आपको कोई भी गिवन 5 पैरामीटर्स दिए होंगे, आप 6 पैरामीटर आराम से वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस हम वहां पे वॉल्यूम भी इजीली कैलकुलेट करेंगे अगर आप वहां पे प्रेशर चेंज करोगे, टेम्परेचर चेंज करोगे। तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाई T2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और P V डिवाइड बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। बिकॉज़ P1 V1 बाई T1 आएगा P2 V2 बाई T2, इट इज इक्वल टू P3 V3 बाई T3, ऐसे ही सिमिलर ये कंटिन्यू चलेगा, और वी कैन राइट PV बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और PV डिवाइड बाई T इट इज इक्वल टू K। ये K का मतलब यहाँ पे ये है कांस्टेंट, और जो ये कांस्टेंट है ये किस पे डिपेंड करता है, दिस कांस्टेंट K इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कंबाइंड गैस इक्वेशन, ठीक है। अब ये तो हो गया कंबाइंड गैस इक्वेशन। अब इसी के साथ हम इसी से डिराइव करेंगे एक और वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। अब ये आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन का मतलब ये इक्वेशन होती है एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन है हाइपोथेटिकल गैस के लिए, बिकॉज आइडियल गैस का मतलब है यहाँ पे ये इक्वेशन जो है ये अप्लाई होती है सिर्फ आइडियल गैस के लिए, लेकिन आप देखोगे आगे फिर कोई भी गैस परफेक्टली आइडियल नहीं होता है, कोई भी गैस आइडियल नहीं है। गैस जो है वो बिहेव करता है आइडियली अंडर सम पर्टिकुलर कंडीशंस, वो आप आगे देखोगे रियल गैस आइडियल गैस में। फिलहाल हम आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करेंगे।
फ्रॉम कंबाइंड गैस इक्वेशन से एज PV डिवाइड बाय T विच इज इक्वल टू K, दिस इज फ्रॉम कंबाइंड गैस इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है जो K है, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। K डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पे, सो वी कैन राइट K जो है, और वी कैन राइट K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या है यहाँ पे, इट इज M, ठीक है। अब यहाँ पे जो है PV by T इज इक्वल टू K, ठीक है। यहाँ से जो K है इट इज प्रोपोर्शनल टू M, इट इज प्रोपोर्शनल टू M। अब अगर यहाँ पे आपको पता है, अगर PV by T यहाँ पे K के बराबर है, लेकिन यहाँ पे जो K है इट इज प्रोपोर्शनल टू M, सो वी कैन राइट PV डिवाइड बाई T। यहाँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और K जो है इट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट लाएंगे, यहाँ पे कॉन्स्टेंट आता है दैट इज R इंटू N, ठीक है। ये R क्या है मैं भी आपको बोलूंगा, ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है। सो वी कैन राइट PV by T K के बराबर है, मगर K यहाँ पे किसके बराबर है, Rn के बराबर, सो इट इज इक्वल टू NR या Rn, एक ही बात है, ठीक है। और वी कैन राइट PV इज इक्वल टू, इस T को यहाँ पे ली जाए, इसको ये बनेगा PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू N, दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, व्हाट इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ये R क्या है, दिस R जो है इट इज अ कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसका मतलब है ये हमेशा जो गैस होगा, ये गैस के लिए हमेशा सेम रहेगा, इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अगर वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर वहां पे जो है अगर वो सेम है, और उसके यूनिट्स, आई मीन उसके यूनिट सेम है वहां पे, तो R का वैल्यू भी हमेशा क्या होता है, सेम। सो R जो है, R सिर्फ एक चीज पे, दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पे, एक डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पे। अगर नंबर ऑफ मोल सेम है, अगर आप लेंगे एक मोल किसी भी गैस का, उसमें R का वैल्यू हमेशा क्या होगा, सेम होगा, R का वैल्यू हमेशा सेम आएगा किसी भी गैस के लिए। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस, ये उस पे नेचर पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ उसके नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स वहां पे सेम होंगे, R का वैल्यू भी क्या होगा, सेम। दूसरा इसका वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे, आप कौन से यूनिट्स वहां पे मेजर, आप कौन से वहां पे यूनिट्स लेते हैं, वॉल्यूम का कौन सा यूनिट आप लेंगे, प्रेशर का कौन सा लेंगे, टेम्परेचर का कौन सा लेंगे। अगर वहां पे यूनिट्स आप सेम रखते हो, और आप यूनिट्स यहाँ पे दो गैसेस लेंगे आप, गैस A एंड गैस B, उसमें प्रेशर का वही यूनिट है, फॉर एग्जांपल ATM है, दूसरे में भी ATM है, वॉल्यूम का वही लीटर, फॉर एग्जांपल लीटर है, दूसरे में भी लीटर है, टेम्परेचर का वहाँ पे भी केल्विन, यहाँ पे भी केल्विन, इनके यूनिट्स आप सेम रखते हो और नंबर ऑफ मोल सेम है, तो R का वैल्यू हमेशा क्या होता है, सेम। सो R किस पे डिपेंड करता है, एक ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पे, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स, एंड इट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है, इन पे डिपेंड करता है। सो ये R जो होगा इसका वैल्यू क्या है, अब इसका वैल्यू क्या है वो आप आगे देखने वाले हो, ठीक है। सो ये होगी आपकी आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल NRT, इसमें P आपका प्रेशर, V वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। इस आइडियल गैस इक्वेशन को हम एक और तरह से भी डिराइव कर सकते हैं, ये तो हो गया फ्रॉम कंबाइंड गैस इक्वेशन। आप इसको एक अल्टरनेटिव डेरिवेशन है इसकी, like this we can write alternative derivation of ideal gas equation, alternative derivation of ideal gas equation। अब क्या है alternative derivation, सपोज हम यहाँ पे लेंगे एक गैस, ठीक है, उस गैस का वहां पे कुछ वॉल्यूम है, सपोज उसका वॉल्यूम है वहां पे V, उसका प्रेशर है सपोज P, उसका जो टेम्परेचर सपोज दैट इज T, उसका जो नंबर ऑफ मोल्स है वहां पे दैट इज M। सो हम लेंगे ये गैस, उसका एक प्रेशर होगा सपोज दैट इज P, ठीक है, उसका वॉल्यूम होगा सपोज दैट इज V, उसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे सपोज दैट इज N, और उसका टेम्परेचर होगा सपोज दैट इज T। अब हम क्या करेंगे, हम अलग अलग गैस लॉज को अप्लाई करेंगे। इसका जो डेरिवेशन है आइडियल गैस इक्वेशन की, इसको हम डिराइव करते हैं फ्रॉम गैस लॉज, फ्रॉम गैस लॉज, इसको हम गैस लॉ से डिराइव करते हैं। कैसे डिराइव करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे, आपको पता है ये अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ की रिलेशन क्या है, बॉयल्स लॉ में आपको पता है वहां पे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या होती है, इनवर्स रिलेशन होती है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको पता है इट इज V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, मगर उस केस में आपको पता है दो चीजें कांस्टेंट होती हैं, एक M और T, ये दो चीजें क्या होती हैं, कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। सो इसको हम रखेंगे नाम, सपोज दिस इज फर्स्ट, ठीक है।
उसके बाद IF अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में भी वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ता है। चार्ल्स लॉ में आपको पता है वहां पे हम टेम्परेचर चेंज करते हैं। सो टेम्परेचर के चेंज करने से वहां पे वॉल्यूम चेंज होता है, अगर नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर क्या होगा वहां पे कांस्टेंट। और उसमें आपको पता है जो रिलेशन है वो क्या है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी है, पहले डिस्कस किया हमने ये। सो दिस इज इक्वेशन सपोज सेकंड। इस केस में आपको पता है जो कांस्टेंट होता है नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर, ये दो चीजें होती हैं कांस्टेंट। ठीक है। उसके बाद एक और लॉ हमने पढ़ा है, दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ में हम देखते हैं जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करोगे तो वहां पे उससे भी वॉल्यूम चेंज हो जाता है। अगर वहां पे सिमिलर कंडीशंस होंगी टेम्परेचर एंड प्रेशर की, मींस टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा, उस केस में V से वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। सो एवोगैड्रोस लॉ के हिसाब से V जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ठीक है, दिस इज सपोज इक्वेशन रिलेशन थर्ड। और इसको हम यहाँ पे कहते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर जो है दे आर कांस्टेंट। ठीक। अब रिलेशन फर्स्ट में V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, सेकंड में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, थर्ड में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। हम ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। सो हम ये कह सकते हैं ना फिर V जो है V इज प्रोपोर्शनल टू, अब किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे T है, यहाँ पे N है और क्या है P। सो इट विल बी V is proportional to N T divided by P। आएगा कि नहीं, बिकॉज V is proportional to N, वही हमने लिखा V is proportional to N, V is proportional to T, V is proportional to T, V is inversely proportional to 1 by V is inversely proportional to P, so ये आएगा V is inversely proportional to P या V is proportional to 1 by P। so ये आपका आ गया V is proportional to NT by P। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस P को यहाँ पे लाए, it will be PV is proportional to NT, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट लाएंगे, और वी कैन से PV इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कांस्टेंट लाएंगे दैट इज R एंड T। और आपको मैंने पहले ही कहा R यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू N और T, और यही आपकी है कौन सी इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन। जो आपने यहाँ पे लिखा था PV इज इक्वल टू NRT, वही यहाँ पे अगेन PV इज इक्वल टू NRT। इसमें आपको पता है जो ये R है, R अगेन दिस R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले बॉयलर्स लॉ अप्लाई किया, उसमें रिलेशन देखिए वॉल्यूम कैसे, आपको सिर्फ वहां पे देखना वॉल्यूम किस किस से चेंज होता है। पहले केस में आप बॉयलर्स लॉ में आप देखते हो प्रेशर के चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होता है, रिलेशन है इनवर्स। ठीक है, दूसरे केस में टेम्परेचर के चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होता है चार्ल्स लॉ में, और एवोगैड्रोस लॉ में नंबर ऑफ मोल्स के चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होता है। सो फिर आप इनको कंबाइन करोगे, सो ये बनेगा V इज प्रोपोर्शनल टू NT by P। उसके बाद यहाँ पे आप इसको फिर कांस्टेंट लाते हो, दैट इज R, आपकी फाइनल इक्वेशन क्या बन जाती है, PV इज इक्वल टू NRT। दिस इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, सो ये आपका हो गया कंबाइंड गैस इक्वेशन एंड आइडियल गैस इक्वेशन। अब देखिए आप थोड़ा सा इधर, सो अब हम देखेंगे यहाँ पे जो आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू NRT, ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। अब इस आइडियल गैस, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, अब ये PV इज इक्वल टू NRT आइडियल गैस इक्वेशन, इससे हम डिराइव कर सकते हैं गैस लॉज भी। देखिए कैसे, डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज, डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज। ठीक है, फ्रॉम आइडियल गैस, देखिए कैसे, PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, अगर हम करेंगे काम, इफ T इज कांस्टेंट, अगर वहां पे T कांस्टेंट है एंड R तो आपको पता है R कांस्टेंट है ही। ठीक है, R तो कांस्टेंट है ही, हमने यहाँ पे T रखा कांस्टेंट, और यहाँ पे हम रखेंगे N कांस्टेंट। ठीक है, हमने यहाँ पे T भी कांस्टेंट रखा, N भी कांस्टेंट रखा, और R तो आपको पता है R कांस्टेंट है ही। तो आपको पता है फिर जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, T का वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं होगा, N का वैल्यू चेंज नहीं होगा, R तो कांस्टेंट है ही। सो वी कैन राइट देयरफॉर PV जो होगा इट इज कांस्टेंट, PV आएगा आपका कांस्टेंट ये के बराबर, बिकॉज ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, सो वी कैन राइट PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर PV कांस्टेंट है, सो वी कैन राइट और
P is inversely proportional to V, और यही आपका कौन सा लॉ है, दिस इज कॉल्ड एज बॉयलेज लॉ। तो इस आइडियल गैस इक्वेशन से आपने बॉयलेज लॉ को डिराइव किया इजीली। कैसे? आपने यहाँ आपको पता है बॉयलेज लॉ में हम टेम्परेचर और क्या रखते हैं, कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स, ये दो चीजें वहाँ पे कांस्टेंट होती है, और आपको पता है R का वैल्यू कांस्टेंट है ही, सो वी कैन राइट PV इज इक्वल, यहाँ पे PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, ये हो गया बॉयलेज लॉ। अब हम करेंगे यहाँ पे डेरिवेशन ऑफ चार्ज लॉ। चार्ज लॉ में आपको पता है, चार्ज लॉ में हम कांस्टेंट क्या रखते हैं, वहां पे हम कांस्टेंट रखते हैं प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। सो वी कैन से अगर इफ N and P is constant, if N and P is means number of moles constant है, प्रेशर कांस्टेंट है, और आपको पता है R तो कांस्टेंट है ही, मींस ये भी कांस्टेंट है इस टाइम। ठीक है, R भी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, प्रेशर। ठीक है, सो वी कैन राइट ये कांस्टेंट है, इस P को यहाँ पे लाइए तो ये भी कांस्टेंट मींस N कांस्टेंट, R कांस्टेंट। ठीक है, इस P को यहाँ पे लाइए सो इट विल बी N into R डिवाइड बाई P, तो ये तीनों चीजें यहाँ पे क्या होंगी, कांस्टेंट। सो वी कैन राइट P डिवाइडेड बाई T, P यहाँ पे आएगा, T यहाँ पे आएगा, सो P बाई T इज इक्वल टू ये बनेगा N R डिवाइडेड बाई N R, सॉरी दिस इज V, N R डिवाइड बाई P। आपने यहाँ पे V यहीं पे रखा, इस T को यहाँ पे ला तो डिवाइड होगा V बाई T इज इक्वल टू N R डिवाइड बाई P। अब ये सारी चीजें कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट है, यहाँ पे हमने रखा N कांस्टेंट, P भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट, सो वी कैन से PV बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, जब V by T is equal to constant है, so we can write therefore V is directly proportional to T, और ये आपका कौन सा लॉ है, चार्ज लॉ। ठीक है, उसके बाद थर्ड लॉ जो है डेरिवेशन ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। डेरिवेशन ऑफ एवोगैड्रोस लॉ आपको पता है एज PV is equal to nRT। एवोगैड्रोस लॉ में हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट, वहां पे प्रेशर एंड टेम्परेचर जो होता है ये कांस्टेंट होता है, प्रेशर एंड टेम्परेचर वहां पे क्या होता है, कांस्टेंट। सो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस इक्वेशन को V जो है V इट इज इक्वल टू N, ठीक है, यहाँ पे है R, ठीक है, यहाँ पे है T, इस P को यहाँ पे लाए तो ये आएगा डिवाइड, ठीक है, nRT बाई P। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और V इस N को यहाँ पे लाए V बाई N इज इक्वल टू RT डिवाइड बाई P। ठीक है, अब ये R कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है, B भी कांस्टेंट है, सो वी कैन राइट V बाई N इज इक्वल टू कांस्टेंट, बिकॉज आपको पता है R कैसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, आपको पता है P और T यहाँ पे गिवन कंडीशन में कांस्टेंट है, सो R भी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट, P भी कांस्टेंट, सो वी कैन से V बाय N इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है वी कैन से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। आपको पता है यही कौन सा लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। सो दिस वाज डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, अब इन्हीं गैस लॉज को हम डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम कंबाइंड गैस इक्वेशन। डेरिवेशन ऑफ gas laws from combined gas equation, combined gas equation आपको पता है वो क्या है, that is P1, या हम इसको ऐसे लिखते हैं P1 V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाई T2, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाई T2। अब आपको पता है ये, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, और PV डिवाइड बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस कौन सी हैं, दिस इज कंबाइंड गैस इक्वेशन। ठीक है, अब जरा देखिए आप P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे काम, हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ बॉयलेज लॉ। डेरिवेशन ऑफ बॉयलेज लॉ, बॉयलेज लॉ में आपको पता है हम कांस्टेंट क्या रखते हैं, वहां पे हम कांस्टेंट रखते हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो कांस्टेंट है ही, और उसमें क्या रखते हैं हम कांस्टेंट, टेम्परेचर। सो टेम्परेचर जो है इट इज कांस्टेंट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इट इज अंडरस्टूड दैट इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, सो वी कैन राइट P1 V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाई, अब टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये T2 नहीं होगा, ये क्या होगा, इट इज अगेन T1, बिकॉज टेम्परेचर क्या रहेगा वहां पे, सेम। सो T1 और T1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, वी कैन राइट which implies P1 V1 is equal to P2 V2, or we can say PV is equal to constant। ठीक है, यही आपका बॉयलेज लॉ है, PV is equal to constant, और यहाँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और P is inversely proportional to V, V is inversely proportional to P, this is बॉयलेज लॉ। इसके बाद ये हो गया पहला, देन सेकंड वी है डेरिवेशन ऑफ चार्ज लॉ, डेरिवेशन ऑफ चार्ज। ठीक है,
चार्ल्स में आपको पता है कांस्टेंट हम क्या रखते हैं, वहां पे प्रेशर कांस्टेंट होगा, P कांस्टेंट, प्रेशर वहां पे कांस्टेंट होगा। अब प्रेशर जब कांस्टेंट है इसका मतलब यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू P2, ठीक है, मींस प्रेशर वहां पे चेंज नहीं होगा। जरा देखिए फिर इक्वेशन में क्या आएगा, इट विल बी P1 V1 by T1, सो इट विल बी P1 V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2। अब P1 और P2 बराबर है, सो वी कैन राइट इट P1, उसके बाद क्या है V2 डिवाइड बाई T2, सो P1 और P1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, सो वी कैन राइट इट सिंपलाइज V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2, ठीक है। अब V1 by T1 V2 by T2 के बराबर, सो वी कैन राइट और V by T इज इक्वल टू कांस्टेंट, जब V1 by T1 V2 by T2 के बराबर मीन्स इनका जो रेशो है V by T का रेशो वो क्या रहता है, कांस्टेंट। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये आपने पढ़ा है चार्ल्स लॉ में, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। उसके बाद एक और लॉ है, दैट इज, अब यहाँ पे एक और लॉ डिराइव करो कि दैट इज गे-लुसाइकस लॉ इसमें, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ गे-लुसाइकस लॉ। गे-लुसाइकस लॉ में हम जो रिलेशन देखते हैं वो हम देखते हैं बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, उसमें वॉल्यूम होता है कांस्टेंट, उसमें जो वॉल्यूम है दैट इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, दैट इज वी कैन राइट V1 इज इक्वल टू V2, ठीक है। जरा देखिए फिर इक्वेशन में क्या बनेगा, P1 V1 डिवाइड बाई T1, सो इट विल बी P1 V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इट विल बी P2, अब V1 ही रहेगा बिकॉज ये कांस्टेंट है, ये V2 और V1 किसके बराबर होता है, इक्वल, सो इट विल P2 V1 डिवाइड बाई T1, सॉरी T2। अब यहाँ पे आपका V1 और V1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, विच इंप्लाइज इट विल बी P1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाई T2, ठीक है। अब P1 by T1 P2 by T2 के बराबर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और P by T इज इक्वल टू कांस्टेंट, जब P by T कांस्टेंट है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, फिर P इज डायरेक्टली, आपको पता है ये गे-लुसाइकस लॉ, टेम्परेचर जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। सो ये हो गए आपके कुछ गैस लॉ जिनको हम डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन भी, और इनको हम डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम कंबाइंड गैस इक्वेशन भी, ठीक है। इसके बाद आता है इसमें नेक्स्ट पार्ट, दैट इज वैल्यू ऑफ R, जो गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू हमने कहा वो तो सेम होता है, दैट इज यूनिवर्सल, मगर उसका वैल्यू क्या है वो हम डिराइव करेंगे, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। जो वैल्यू है इस गैस कांस्टेंट का, उससे उसको कैलकुलेट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक और इसकी फॉर्म दूंगा आइडियल गैस इक्वेशन की। आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन जो हमने अभी डिस्कस की, इट इज PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है, PV इज इक्वल टू nRT। अब यहाँ पे इसकी जो हम एक और रिलेशन देने वाले हैं वो है आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है। सो आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ density of gas, in terms of density of gas, ठीक है। अब in terms of density हम आइडियल गैस इक्वेशन कैसे यूज करते हैं, देखिए इधर आपका जो PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है, PV इज इक्वल टू nRT। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपका यहाँ पे n होता है, एज n होता है नंबर ऑफ मोल्स, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स जो है इट इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास, ठीक है। अब n नंबर ऑफ मोल्स होता है, m इज गिवन मास, m इज व्हाट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। अब यहाँ पे इसको हम n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देयरफॉर आपका जो PV है इट विल बी इक्वल टू n को हम लिखेंगे यहाँ पे m डिवाइड बाय m, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा आपका RT, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और वी कैन राइट इट एज m बाय m RT इज इक्वल टू PV, ठीक है। पहले ये लिखा उसके बाद ये लिखा, ठीक है, विच इंप्लाइज, अब यहाँ पे m, इस v को यहाँ पे लाइए, इट विल बी m डिवाइड बाई v इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ पे आपका p है, इस m को भी यहाँ पे ले जाए आप, सो इट विल बी p इंटू m डिवाइड बाई RT, ठीक है। अब आपको पता है एज m बाई v जो है, m बाई v मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड एज डेंसिटी, इट इज इक्वल टू डेंसिटी, d यहाँ पे है डेंसिटी। सो हमें हमारी इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे, देयरफॉर इक्वेशन बनेगी हमारी D इज इक्वल टू P M डिवाइडेड बाई RT। तो ये एक और इक्वेशन बनती है, D इज इक्वल टू P M डिवाइडेड बाई RT।
अब आइडियल गैस इक्वेशन जो है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। कभी कभी आपको क्या दिया होता है, आपको मोलर मास दिया होता है गैस का, और आपको वहाँ पे प्रेशर दिया होता है, और आपको दिया होता है टेम्परेचर, आपको कैलकुलेट करना होता है डेंसिटी, तो आप वहाँ पे डेंसिटी ऑफ गैस ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी रिलेशन से कभी कभी डेंसिटी दी होती है और मॉलिक्यूलर मास निकालना, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। और वी कैन राइट, अगर आपको एम निकालना होगा, एम इज इक्वल टू, एम यहीं पे रखिए, सो ये बनेगा आपका डी इंटू आर टी डिवाइडेड बाई पी। ठीक है, तो ये एक और रिलेशन, अगर डेंसिटी आपको दी हुई है और आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। सबसे कॉमन फॉर्म है इसकी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, where P is pressure, V is volume, and is number of moles, or is universal gas constant, T is temperature। और अगर आपको निकालना होगा in terms of density, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे जो PV है, एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, PV is equal to nRT। ठीक है, ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है, ये जो वैल्यू है, इट इज आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर n moles ऑफ गैस, जब वहां पे n मोल्स होंगे। ठीक है, n मोल्स ऑफ गैस। अब अगर हम वहां पे नंबर ऑफ मोल्स लेंगे 1, ठीक है, इफ n इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ मोल्स क्या है यहाँ पे 1, तो आपका जो यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसे बनेगा, PV इज इक्वल टू RT, PV इज इक्वल टू RT। सो दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, तो ये हो गई आपको आइडियल गैस इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्मुlas। अब हम यहाँ पे देखेंगे और उसका नेचर क्या है और उसका वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे हमारा अगला पार्ट है इसमें, दैट इज नेचर, नेचर एंड वैल्यू, नेचर एंड वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। नेचर एंड वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका नेचर क्या है और फिर इसके डिफरेंट वैल्यूज क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या क्या है। ठीक है, आपको पता है इसको जहां वैल्यू, इसका पहले हम नेचर देखेंगे। ठीक है, नेचर में इसका पहले हम देखेंगे नेचर, नेचर। ठीक है, अब आपको पता है पीवी जो है इट इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। सो हम लिखेंगे पीवी एनआरटी के बराबर है, देयरफॉर आपको यहाँ पे निकालना है असल में आर किसके बराबर आएगा, इट विल बी पीवी डिवाइडेड बाय एनटी। ठीक है, आर इज इक्वल टू पीवी डिवाइडेड बाय एनटी। आपको पता है यहाँ पे आर दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, पी यहाँ पे प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, टी क्या है टेम्परेचर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर आर जो होगा इट इज इक्वल टू पी, यहाँ पे क्या है, इट इज प्रेशर, प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इनटू टी क्या है यहाँ पे, ये टेम्परेचर है, बट कौन सा टेम्परेचर है, केल्विन, दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका अब हम वैल्यू देंगे यहाँ पे, आर इज इक्वल टू प्रेशर, प्रेशर आपको पता है इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। सो इसको हम लिख सकते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है प्रोडक्ट ऑफ 3 डायमेंशन, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब इसका जो यूनिट आएगा वो हम लिख सकते हैं इसको फिर ऐसे भी, इनटू लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ क्यूब हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, लेंथ क्यूब, बिकॉज आपको पता है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सबका यूनिट क्या है वहां पे, दैट इज कॉमन, दैट इज मीटर। तो डिवाइडेड बाय यहाँ पे मोल्स, मोल्स इनटू यहाँ पे क्या है ये, दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपलाइज आर इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। आपको पता है एरिया का जो यूनिट होता है दैट इज, एरिया असल में क्या है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 डायमेंशन, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसका जो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ स्क्वायर, इसका यूनिट आएगा लेंथ इनटू लेंथ। ठीक है, इनटू यहाँ पे है लेंथ क्यूब, लेंथ क्यूब डिवाइडेड बाय मोल्स, मोल्स इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मोल्स इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो फिर यहाँ पे आप इस लेंथ स्क्वायर और यहाँ पे ये पूरा लेंथ स्क्वायर और इसका इसके यहाँ पे 2 लेंथ्स वो चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपका बचेगा सिंपलाइज आर जो होगा इट इज इक्वल टू फोर्स, ये बचेगा फोर्स इनटू यहाँ पे बचेगा लेंथ, फोर्स लेंथ, यहाँ पे बचेगा मोल्स
और यहाँ पे है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे भी फिर थोड़ा सा लिख सकते हैं। सो देयरफॉर आपका जो आर होगा, आपको पता है दिस इज फोर्स इनटू लेंथ, फोर्स इनटू डिस्टेंस, और आपको पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इनटू डिस्टेंस किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर। सो दिस इज वर्क डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे क्या है फिर मोल्स इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। सो आर को हम रिप्रेजेंट क्या करते हैं, सो देयरफॉर आर इज इक्वल टू वर्क डन पर डिग्री मींस पर यहाँ पे क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, पर डिग्री पर मोल। सो इनके यूनिट्स पे हम आर को यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो आर असल में क्या है, इट इज वर्क डन पर डिग्री पर मोल ऑफ ए गैस, ठीक है। सो ये हो गया आपको नेचर ऑफ आर। इसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आ रहा है दैट इज वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। सो अब हम कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू। इस आर का वैल्यू क्या है, नो डाउट ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसको हम कहते हैं, बट इसका वैल्यू मैंने आपको कहा था, इससे पहले भी मैंने आपको कहा है कि इसका जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मींस आप यूनिट्स कौन से मतलब वहां पे यूज करते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम के, ठीक है। सो कौन कौन से वैल्यूज हैं इसके। अब सबसे पहले हम इसका वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना है एज PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। और वी कैन राइट, यहां से हम लिख सकते हैं, और जो R है आपका इट इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय NT। अब R का वैल्यू जो है वो आप निकालेंगे, उसके लिए आपको प्रेशर का वैल्यू पता होना चाहिए, वॉल्यूम पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए, टेम्परेचर पता होना चाहिए। तो हमें कहां से मिलेगा वो, इसके लिए एक स्टेटमेंट है। अगर ये चार वैल्यूज आपको पता होंगे, आप आराम से R का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो आप कहां से करेंगे, वो आप लेंगे एक स्टेटमेंट से, एक हाइपोथेसिस, दैट इज एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस में आपको पता है अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज वहां पे हम कहते हैं, हम वहां पे टेम्परेचर लेते हैं दैट इज STP। अगर हम कहते हैं STP टेम्परेचर होगा और प्रेशर होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसमें एवोगैड्रो कहता है कि जो एक मोल होता है किसी भी गैस का, 1 mole of a gas at STP occupies a volume of 22.4 liters. It's a statement. Avogadro's hypothesis वो क्या कहता है यहाँ पे? It is 1 mole of any gas, independent of the nature of gas. कोई भी गैस होगा, but at STP, standard temperature and pressure, occupies a volume of 22.4 liters। और आपको पता है इसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम, ठीक है। किसी भी गैस का अगर आप लेंगे वहां पे 1 मोल, कंडीशन क्या होगी टेम्परेचर और प्रेशर की, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है वो हम लेते हैं 1 ATM, 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। सो अब कभी कभी 1 बार भी लेते हैं, ऑलमोस्ट क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाले वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें R का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब इसके वैल्यूज जो है देखिए, वैल्यूज ऑफ R ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका आप कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वो डिपेंड करता है, बिकॉज जब आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्वेश्चन में आपको देखना है वहां पे प्रेशर का कौन सा यूनिट है, टेम्परेचर का कौन सा, टेम्परेचर तो यूजुअली केल्विन ही होगा, प्रेशर का कौन सा यूनिट है, वॉल्यूम का कौन सा यूनिट है, उसी बेसिस पे आप R का अलग अलग वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे जो पहला वैल्यू है वो क्या है, अगर हम लेंगे यहाँ पे ऐसे, इफ P इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर का हम यहाँ पे यूनिट लेंगे एटमॉस्फेयर, ठीक है। और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हम लेंगे, उसका यूनिट हम लेंगे यहाँ पे कौन सा, इट इज व्हाट वी कॉल एज लीटर। तो आपको पता है, तो ये आएगा 22.4 लीटर्स पे, ठीक है। कंडीशन हम ये यूज करेंगे 1 मोल ऑफ गैस। तो आपको पता है यहाँ पे n जो है इट इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। और जो टेम्परेचर है आपको पता है यहाँ पे स्टैंडर्ड है 273 केल्विन, ठीक। तो देखिए आपका वैल्यू क्या आएगा फिर, देयरफॉर R का जो वैल्यू होगा, R को जो पहला वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे, P आपको यहाँ पे पता है इट इज 1 ATM, ठीक है, इनटू V यहाँ पे है 22.4 लीटर्स, ठीक है, 22.4 लीटर डिवाइडेड बाय
एन यहाँ पे है 1 मोल इंटू टी यहाँ पे है 273 केल्विन, ठीक है। और जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे 20 ये आएगा 22 इंटू 122 डिवाइड बाई 273, तो इसका जो वैल्यू आता है और आता है यहाँ पे 0.0821। अब यहाँ पे हमें देखना यूनिट क्या आएगा इसका। यहाँ पे आएगा लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, बिकॉज ये डिवाइड में है तो ये आएगा लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ठीक है। ये पहला वैल्यू है आर का। आर का वैल्यू क्या है 0.0821। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, मगर यूनिट्स के अगर आप यूनिट्स चेंज करेंगे वहां पे इसका वैल्यू भी चेंज होता है। फिर अगर यूनिट होगा लीटर वॉल्यूम का और प्रेशर का होगा एटमॉस्फेयर, तो उस केस में जो आर का वैल्यू इट इज 0.0821। ये आप याद रखोगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत ज्यादा यूज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे कॉमन यही वाला यूज होता है, आर का वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट यूनिट। इसके बाद सेकंड यूनिट यहीं पे आपको पता है, इफ अगर ये सारे यूनिट सेम है, सिर्फ हम वॉल्यूम लेंगे यहाँ पे mls में, वॉल्यूम हम mls में लेंगे, तो आपको पता है ये 22.4 लीटर है, ये 22.4 लीटर है, तो इसको हम लिख सकते हैं फिर यहाँ पे 22400 ml, ठीक है। बिकॉज आपको पता है 1 लीटर किसके बराबर होता है 1000 ml के बराबर। तो जब 1 लीटर 1000 ml के बराबर, सो वॉल्यूम जो 22.4 लीटर है वो किसके बराबर आएगा 22400 ml। तो उस टाइम जो आर का, जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, उस टाइम आर का जो वैल्यू आएगा, इसको आपको मल्टीपल करना है सिंपली किससे 1000 से, सो ये बनेगा 82.1। मगर उस टाइम लीटर के बदले यहाँ पे क्या आएगा ml, मिलीलीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, तो ये बनेगा आर का सेकंड यूनिट, ठीक है। इस टाइम आपने यहाँ पे क्या लिया, लीटर के बदले आपने क्या लिया ml, और आपको पता है मल्टीपल क्या करना है फिर 1000, ठीक है। एक और यूनिट आप ले सकते हैं, एज आपको पता है, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा एक और यूनिट उसका। इफ अगर यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा, यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज डेसीमीटर क्यूब या क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है, क्यूबिक डेसीमीटर। आपको पता है, मैंने आपको इससे पहले भी बोला लेक्चर्स में, जो 1 लीटर होता है, 1 लीटर दैट इज इक्वल टू 1 क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। इसका मतलब अगर 22.4 लीटर्स होंगे दैट विल बी 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर, बिकॉज 1 लीटर 1 क्यूबिक डेसीमीटर के बराबर होगा। सो 22.4 लीटर कितने डेसीमीटर क्यूब के बराबर, 22.4 के बराबर है। सो इसका यूनिट जो आएगा वो यही वाले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। P 1 ATM है, यहाँ पे P जो होगा इट इज एटमॉस्फेयर, ठीक है, और जो टेम्परेचर होगा इट इज केल्विन 273 केल्विन, और आपको पता है M जो है इट इज 1 मोल, ठीक है। तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यही आएगा 1, 22.4, 1 एंड 273। उस टाइम जो R का वैल्यू आएगा दैट विल बी अगेन सेम, ऐसे आएगा 0.0821, बिकॉज वैल्यूज तो यही है, 1 है वहां, यहाँ पे भी 22.4, 1 एंड 273। तो जो आर का वैल्यू आएगा इट विल बी 0.0821, ठीक है। बट इस टाइम जो लीटर है, लीटर के बदले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे क्यूबिक डेसीमीटर। उसके बाद सेम आएगा एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो आएगा आर का एक और यूनिट, ठीक है। इसके बाद एक और यूनिट आप आर का ले सकते हैं, वो क्या है, देखिए आप इधर जो नेक्स्ट वैल्यू है आर का वो हम निकालेंगे इन यूनिट्स में, ठीक है। इफ वी जो आपका यहाँ पे वॉल्यूम है, अगर हम वॉल्यूम लेंगे यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। सो अगर आपको वॉल्यूम यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर लेना है, सपोज प्रेशर जो है, प्रेशर आपका इसी में है एटमॉस्फेयर में, इट इज 1 ATM, ठीक है। टेम्परेचर जो है इट इज 273 केल्विन, और n आपको पता है ये है 1 मोल, ठीक है। आपको पता है क्यूबिक सेंटीमीटर में और लीटर में क्या रिलेशन है, लीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर में रिलेशन जो है दैट इज 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ क्यूबिक सेंटीमीटर, 10⁻³ तो आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ क्यूबिक सेंटीमीटर। सो जब आपका यहाँ पे वॉल्यूम है 22.4 लीटर्स STP पे, सो जब आप क्यूबिक सेंटीमीटर में लेंगे तो वॉल्यूम कितना बनेगा, दैट विल बी 22.4 into 1000, 22.4 into 1000, 22.4 into 10⁻³ क्यूबिक सेंटीमीटर, सो वो बनेगा 22400 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो उस टाइम आर का वैल्यू आएगा, जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 82.1। अब उस टाइम जो आएगा यहाँ पे यूनिट इट विल बी क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, ATM पर मोल पर केल्विन। तो ये एक और यूनिट बनेगा आर का, एक और वैल्यू बनेगा आर का, ठीक है। इसके बाद एक और वैल्यू हम ले सकते हैं,
वो हम कैसे लेंगे? हम यहाँ पे काम करेंगे इफ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम, अब हम लेंगे एसआई सिस्टम में, एसआई यूनिट्स में, ठीक है। उसमें आपको पता है वॉल्यूम का जो यूनिट होता है दैट इज क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर। और जो प्रेशर होता है उसका यूनिट है वहां पे पास्कल्स, ठीक है, पास्कल्स। और आपको पता है जो 1 एटीएम है, आपको मैंने इससे पहले भी कन्वर्जन में बोला है, जो 1 एटीएम होता है, 1 एटीएम, 1 एटीएम ये कितने पास्कल्स के बराबर होता है? इट इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर 5 पास्कल्स, 10 रेज़ पावर 5 पास्कल्स, ठीक है। सो अगर हम लेंगे इसको पास्कल्स में, तो ये बनेगा 10 रेज़ पावर 5 पास्कल्स, ठीक है। अब जब हम क्यूबिक मीटर में लेंगे, आपको पता है लीटर और क्यूबिक मीटर में रिलेशन क्या है? जो 1 लीटर होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर -3 क्यूबिक मीटर, 10 रेज़ पावर -3 क्यूबिक मीटर। अब ये 1 लीटर 10 रेज़ पावर -3 क्यूबिक मीटर के बराबर होता है, लेकिन जो आपका वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम है, वो 22.4, तो आपको यहाँ पे बनेगा 22.4 इंटू 10 रेज़ पावर -3 क्यूबिक मीटर अंडर दीज गिवन कंडीशंस, ठीक है। वॉल्यूम होगा 22.4 इन 10 रेज़ पावर -3। मगर आपको मैं एक और बात यहाँ पे बोलना चाहूंगा, वो ये है कि जब आप क्यूबिक मीटर में लेते हैं, क्यूबिक मीटर में उस टाइम, और जब आप लेते हैं प्रेशर किस में, यहाँ पे पास्कल्स में, तो यहाँ पे एक और यूनिट आपको लेना है टेम्परेचर का। सो जो टेम्परेचर होगा दैट इज 273 केल्विन, और वो आपको पता ही है दैट इज 1 मोल, ठीक है। तो उस टाइम जो आपका आर का वैल्यू आएगा, आर का वैल्यू दैट इज 8.31, ठीक है, 8.31। अब उस टाइम जो यूनिट आएगा उस टाइम पास्कल, आपको पता है पास्कल हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये असल में 8.31 आता है। आएगा कैसे, पहले मैं आपको दिखाऊंगा, मे बी आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। सो इट इज सबसे पहले आपका जो है आर, इट इज पी वी डिवाइडेड बाय एन टी, ठीक है। अब आप पी यहाँ पे लीजिए, इट इज 10 रेज़ पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इनटू, अब यहाँ पे उसके बाद आता है वी यहाँ पे है 22.4 इंटू 10 रेज़ पावर -3 क्यूबिक मीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका जो यहाँ पे प्रेशर है वो है 10 रेज़ पावर 5, और आपका वॉल्यूम है 22.4 10 रेज़ पावर -3। उसके बाद आपका यहाँ पे एन आपको पता है, इट इज 1 मोल इंटू इट इज 273 केल्विन, ठीक है। अब देखिए आप, ये m रेज़ पावर -2 और इसमें से 2 ये हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल। तो यहाँ पे बचेगा आपका विच इंप्लाइज आर का जो वैल्यू आएगा, जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इट इज 8.314, ठीक है। अब देखिए यूनिट क्या आएगा, इट इज न्यूटन मीटर। तो ये आएगा यहाँ पे न्यूटन मीटर, फिर आएगा पर मोल पर केल्विन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इंप्लाइज आर जो होगा इट इज इक्वल 8.314, और आपको पता है न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, मीटर होता है लेंथ का, फोर्स इनटू लेंथ दैट इज इक्वल टू वर्क, उसका यूनिट होता है जूल। न्यूटन मीटर को हम जूल भी लिख सकते हैं, सो जूल पर मोल पर केल्विन। सो दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ आर, ये भी हम यूज कर सकते हैं आर का एक और वैल्यू, ठीक है। सो ये थे आपके डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर। एक और यूनिट है इन टर्म्स ऑफ बार, इन टर्म्स ऑफ बार भी हम ले सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे इफ v इज इक्वल टू 22 पहले हम v यहाँ पे लीटर्स में लेंगे। अगर v आपका लीटर्स में होगा और आपका जो प्रेशर है इट इज इक्वल टू 1 बार, उस टाइम जो वॉल्यूम है वो 22.4 से थोड़ा सा ज्यादा होता है। जब आप ये लेंगे बार में प्रेशर, और अगर आप 1 मोल लेंगे एट प्रेशर ऑफ 1 बार और वॉल्यूम होगा लीटर्स में, उस टाइम वो ऑक्यूपाई करता है 22.7 लीटर्स, ठीक है। टेम्परेचर अगर होगा 273 केल्विन, ठीक है, एन होगा 1 मोल। तो देखा गया है कि जो 1 मोल होता है अंडर एसटीपी उस टाइम यहाँ पे टेम्परेचर हमने 273 केल्विन लिया और प्रेशर हमने 1 एटीएम नहीं 1 बार लिया, बिकॉज आपको पता है जो 1 बार होता है, 1 बार 1 एटीएम से थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। तो उस केस में ये थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा, बिकॉज जितना प्रेशर कम होगा वॉल्यूम क्या होगा उतना ज्यादा। तो यहाँ पे 1 एटीएम होता है, 1 एटीएम ज्यादा होता है 1 बार से, मीन्स वहां पे वॉल्यूम होगा 1 एटीएम के केस में कम, 1 बार के केस में वॉल्यूम क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो इस केस में आपका जो आर का वैल्यू आएगा, आर इज इक्वल टू पी वी बाई एन टी। पी यहाँ पे है 1 बार इंटू वॉल्यूम है 22.7 लीटर्स, डिवाइडेड बाई आपका जो यहाँ पे एन है दैट इज 1 मोल, और टेम्परेचर है 273 केल्विन, ठीक है। विच इंप्लाइज जो आपका आर का वैल्यू आएगा, अगेन जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आता है 0.0831, वहां पे आया था 0.0821, यहाँ पे आया था 0.0831। तो इस केस में 0.0831 यूनिट क्या आएगा यहाँ पे, इट विल बी बार, ठीक है, लीटर और मोल और केल्विन,
ये भी एक यूनिट है। तो ऐसे ऐसे आप डिफरेंट यूनिट्स यूज कर सकते हैं और वहाँ पे अलग अलग वैल्यू भी किसका आएगा, आर का। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगा, आप जो सबसे ज़्यादा याद रखोगे, एक आप यूज करोगे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। और दूसरा ये वाला है R इज इक्वल टू 0.0831, इस टाइम यहाँ पे होगा लीटर बार पर मोल पर केल्विन, ये सेकंड यूनिट है। और ऐसा वाला 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये 3 यूनिट्स आप आर के याद रखोगे ज़्यादा, बाकी भी आप यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्वेश्चन किन यूनिट्स में दिया है। टेम्परेचर आप हमेशा यूज़ करोगे किसमें, केल्विन में, टेम्परेचर का कोई और यूनिट आप वहाँ पे यूज़ नहीं करोगे। और नंबर ऑफ मोल्स तो आपको पता है किसमें है, मोल में ही है, ठीक है। सो दीज वेर सम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ न्यूमेरिकल, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ दिस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो ये था आपका सारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है।